In this video, we will discuss and revise the chapter 2nd of class 12 physics, that is electrostatics, potential and capacitance. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So around हमारा 5 to 6 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में चैप्टर आता है. चैप्टर हमारा इजी है, बिल्कुल सिंपल सा ही चैप्टर है. ओनली इसमें हमारे मेनली दो टॉपिक्स इस चैप्टर से आते हैं. जैसे एक तो टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियल टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक है छोटे छोटे, और एक आता है हमारा कैपेसिटेंस टॉपिक. उसमें हमारे कुछ मतलब कैपेसिटेंस से रिलेटेड हम इसमें सारा पढ़ते हैं. मेनली जो इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा एक तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पोटेंशियल डिफरेंस, और जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल आता है. इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर हम जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, मेनली यहाँ से हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. सो मैं सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन में, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, हमारे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में कोई सा भी क्वेश्चन आए हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए. सो लेट स्टार्ट द रिवीजन. सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इसका मतलब होता है हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज. मींस हमारे पास कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमें उसे इन्फिनिटी से लेके किसी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज की, उसमें किसी अंदर किसी भी पॉइंट पर लाना है. उस लाने में हमारा जितना वर्क डन होगा उस चीज को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं अपना V से. इसका मतलब होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. और जो उसकी यूनिट आती है वो आती है हमारी वोल्ट, या फिर दूसरी हम बोल सकते हैं जूल पर कूलम. और जो उसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा ml2T-3A-1. और एक ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस स्केलर मींस हमारे इसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है. नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है हमारी 1 वोल्ट की. इसका मतलब होता है इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन है 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक field, then electric potential is known as 1 volt. मीन्स जैसे हमारा V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो अगर हम इसमें जो हमारा वर्क डन है अगर वो हमारा 1 जूल हो रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है वहां तक लाने में, अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है तो वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट. नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज. मीन्स जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या था, इन्फिनिटी से कहां पर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा पहले ही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक उसको इधर उधर ले जा रहे हैं. तो उस ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से. इसका मतलब होता है डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q. वही हमारा सिंपल फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q. इसमें हम निकाल लेते हैं अपना डिफरेंस. और यहां से हमारा एक पॉइंट आता है, जैसे हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, मींस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. नेक्स्ट एक और रिलेशन आता है हमारा बिटवीन द जो हमारा पोटेंशियल है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. V अपॉन R इज इक्वल टू E, मींस जो हमारा V वोल्ट मतलब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो R का मतलब है डिस्टेंस, और E का मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. और वर्क डन हमें पता ही है, जैसे V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो इसी फॉर्मूले से हम अपना वर्क डन भी निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू QV. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. मींस हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से वहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू आती है हमारी V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. इन विच जो हमारा V है, V हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q हमारा चार्ज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो सोल्व करके आती है वो आती है 9 इंटू 10⁻⁹, और R हमें पता है हमारा क्या होता है डिस्टेंस. एक नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ. ग्राफ मतलब आता है हमारा V जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो हमारा डिस्टेंस है उनके बीच का एक रिलेशन. जैसे हमें पता है कि हमारा V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, तो इसी तरीके से हमारा ग्राफ बनता है दोनों में कि जो हमारा जैसे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ के जैसे जैसे हमारा V बढ़ रहा है R क्या हो रहा है, कम हो रहा है. मीन्स R बढ़ने से हमारा क्या है, V कम हो जाता है. तो इसमें आता है ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, मींस जो हमारा प्लस Q, मींस जो हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है तो कुछ इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो अगर वहां पर हमारा जो चार्ज है जिस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा जो V की वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी. और जो हमारा अगर चार्ज माइनस Q मतलब नेगेटिव है तो वहां पर जो V की वैल्यू आएगी मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो भी क्या आएगी हमारी नेगेटिव आएगी. और इसकी हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होती है बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कई बार स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी की थी ना, वहाँ पर तो हमारी डायरेक्शन होती है, तो हमें आदत पड़ जाती है कि इसमें भी हमारी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो इसमें हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो हमारी डायरेक्शन होती है फ्रॉम जो हमारा डायपोल है उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होती है बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है हमारा at equatorial position means electric potential at a equatorial position due to a point charge means point charge की वजह से। तो इसमें आता है v net is equal to 0 means equatorial position पे हमारा जो potential difference आ जाता है वो 0 आ जाता है। नेक्स्ट आता है at axial position means जो हमारा पॉइंट है उसकी एक्सिस पे क्या आता है, तो वहाँ आता है v is equal to p upon 4 pi epsilon naught r square, वहाँ पर हमारी v की वैल्यू ये आ जाती है। नेक्स्ट एक हमारा रिलेशन आता है जैसे अभी भी हमने किया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच का एक रिलेशन होता है। इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो सिंपली हम नॉर्मल फॉर्मूले यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो वहाँ पर हमारे जो नॉर्मल फॉर्मूले वी नेट और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वहाँ पर हम वो वाले फॉर्मूले नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इट इज़ वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो दोनों जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज इसके एग्जामिनेशन में आ जाती हैं। इसका मतलब होता है एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर वेयर इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस हमारा कोई ऐसा सरफेस जहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम हो, उस प्लेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हमारे पास ये हमारा कटआउट बना हुआ है रेक्टेंगल का, इसमें जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है वहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम है, तो इस प्लेस को मतलब इस सरफेस को हम बोलेंगे अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमारे कुछ लाइंस टाइप सरफेसेस आते हैं, जैसे सबसे पहले ड्यू टू अ सेम चार्ज, मींस हमारे पास दो सेम चार्ज है तो उनकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती हैं, लाइंस बनती हैं, वो कुछ इस तरीके से बनती हैं। मींस जो इनर साइड होती है में पास पास हो जाती हैं, और अगर जो हमारे पास डिफरेंट चार्ज हैं, हमारे पास अलग अलग चार्ज हैं, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। मींस जो उनके जो बीच में होता है वो वहाँ से सेपरेट होने लगती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसका मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे पहले आती है डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, मींस हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा जीरो। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो वर्क इज डन इन कैरिंग क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में अगर हम चार्ज को इधर से उधर ले जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होता है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देयर आर टू वैल्यूज एट वंस। मींस जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसी तरीके से जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो ऐसा कर दे तो हमारी एक जगह पर किसी चीज की दो वैल्यू हो जाएंगी, और ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा dr is inversely proportional to E, मीन्स हमारा अगर if E is more spacing between surfaces is less, मीन्स अगर कहीं पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो स्पेसिंग होगी बीच में लाइंस के बीच में वो क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनती है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर बनती है, और ये वाला पॉइंट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में या फिर वैसे भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। मींस डायपोल की वजह से जैसे हमने पहले तो किया था इक्वेटोरियल और हमारी एक्सिस पोजिशन पर, अब हम कर रहे हैं डायपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हमारा डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसकी वैल्यू आती है v इज इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जैसे p हमें पता है हमारा जो होता है डायपोल मोमेंट, और जो हमारा कोस थीटा एंगल बिटवीन होता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो हमारा जो भी डायपोल है उनके बीच का एंगल, और r स्क्वायर मतलब हमारा जो उनके बीच का डायपोल में जो q1 q2 n के बीच का डिस्टेंस, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा एक कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन q, मींस हम इस v को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मींस एनर्जी अपॉन q। नेक्स्ट आता है चेंज इन p इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। मींस अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है तो हम उससे अपना वर्क डन भी निकाल सकते हैं। मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव द वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के थ्रू वर्क हो रहा है तो उसका नेगेटिव कर दे तो वहां पर क्या आ जाएगी हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आता है वर्क डन इज पॉजिटिव इफ चार्ज मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन फोर्स एंड वाइस वर्सा। मींस अगर हमारा
जो चार्ज है वो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपने आप मूव कर रहा है, तो हमारा हमारा वहाँ पर वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। या फिर अगर हम उसको मतलब एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा वही रिलेशन आता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले में। मीन्स इसको हम अपना जो वेक्टर की फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू, ये तो हमें पता ही है, इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो हम इसको अपना एक्स और वाई और जो जेड एक्सिस की है उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन एक्स एक्सिस, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और ऐसे ही वाई के लिए डी वाई कर सकते हैं, और ई जेड के लिए डी एस। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो निकाल सकते हैं हम ई इज इक्वल टू ई जो हमारा एक्स एक्सिस में ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मीन्स यूनिफॉर्मली भी और नॉन यूनिफॉर्मली भी, दोनों तरीके से हम इसके फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मीन्स हमारा जो वर्क डन हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम कोई एक्सटर्नल, इस बार क्या करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, उस वर्क डन को हम बोलते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और एनर्जी की तो यूनिट हमें पता ही होता है हमेशा, हर किसी भी टाइप की एनर्जी हमारी क्या यूनिट होगी, जूल। नेक्स्ट आता है हमारा फोरा सिस्टम। मीन्स हमें एक सिस्टम बनाना है चार्जेस का। उसमें क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी सेपरेशन बिटवीन देम टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। मीन्स हमारे पास चार्जेस इन्फिनिटी पर पड़े हुए हैं, तो इन्फिनिटी से लाकर हम किसी एक पॉइंट पर उनको रख रहे हैं। तो उस लाने में जो हमारा वर्क डन होगा उन सभी चार्ज का सिस्टम बनाने में, तो उसको हम कैसे करते हैं, जनरली जैसे हमें पता है हमारा वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, मीन्स वी क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू के हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं अपना वर्क डन फॉर अ सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, मीन अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके लिए हमारा वर्क डन आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं फॉर अ सिस्टम। तो जैसे अगर हमें 3 चार्जेस लेने हैं फॉर अ 3 पॉइंट चार्जेस, इस वर्क डन जो आएगा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू जो हमारा कांस्टेंट है उसको तो ले लेंगे हम बाहर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 की मल्टीप्लाई कर देंगे Q2 से और उनके बीच का डिस्टेंस, प्लस Q3 की मल्टीप्लाई करेंगे Q1 से फिर उनके बीच का डिस्टेंस, प्लस Q2 की मल्टीप्लाई करेंगे Q2 से, मीन सबकी एक बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपस में रख देंगे। ये हम तीनों की मल्टीप्लाई आपस में इसलिए करते हैं, मान लो जैसे हम पहला चार्ज लाए, पहला चार्ज लाने में तो हमें कुछ मतलब जो एक्सटर्नल वर्क किया सिर्फ वही किया, कोई हमारी अट्रैक्शन या फिर कोई हमारा खास रिपल्शन नहीं था। मीन्स पहला चार्ज आ गया, सिंपली खाली पड़ी थी जगह, हमने ला के रख दिया। लेकिन जब हम दूसरा चार्ज ला रहे हैं, दूसरा चार्ज लाने में क्या हो रहा है, उसको वहाँ पर हम एक्सटर्नल वर्क करके एक्सटर्नल फोर्स लगा के ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो पहले से चार्ज है, तो पहले से चार्ज होने की वजह से अगर सेम चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मतलब रेपल करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पर हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो उसकी वजह से हम जो ये फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सेम चार्जेस। मीन्स जो हम चार्जेस ला रहे हैं बाहर से इन्फिनिटी पॉइंट से, अगर वो हम सेम चार्जेस ला रहे हैं तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स से, वो क्या है, हमारा बढ़ जाएगा। मीन्स हमारी जो, क्योंकि सेम चार्जेस है तो हमारा क्या होगा, हमारी जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी, मीन्स हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उनको लाने में। अगर हमारे अपोजिट चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स जो हम पहले से हमने पॉजिटिव चार्ज ला के रखा होता, अगर हम अपने इस बार नेगेटिव ला रहे हैं तो वो पहले से एक दूसरे को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें जो वर्क डन है वो भी कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर वर्क डन हमारा नेगेटिव आता है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिपल्शन हो रहा है, मीन्स हमारे अनलाइक चार्जेस हैं, मीन्स लाइक चार्जेस हैं। और वर्क डन अगर हमारा पॉजिटिव हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स हमारा पहले कोई नेगेटिव था, इस बार हम पॉजिटिव ला रहे हैं, मीन्स अपोजिट चार्जेस हमारे ला रहे हैं। और वर्क डन हमारा हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हमारी फाइनल क्या आई है और हमारी इनिशियल क्या आई थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें क्या बता देता है, वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एग्जामिनेशन में, इससे भी हमारा पक्का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। इसका मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक आर द नॉन कंडक्टिव सब्सटेंसेस। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है ये हमारे नॉन कंडक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, बट व्हेन दे आर केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट चार्ज ऑन इट्स अपीयर एंड दे शो कंडक्शन। अगर हम जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वैसे तो नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन अब अगर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसमें जो है एक नेट चार्ज अपीयर हो जाता है,
मीन्स नेट चार्ज बन जाता है और वो क्या कंडक्शन को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, मीन्स एक तो होते हैं हमारे पोलर और एक होते हैं हमारे नॉन पोलर। तो सबसे पहले आता है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका मतलब होता है दोज डाइलेक्ट्रिक इन मॉलिक्यूल्स ऑफ विच द COG ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कंसाइड टू ईच अदर, दे हैव सम फाइनाइट डाइपोल मोमेंट बिटवीन, एग्जांपल HCl, H2O, NH3 और CO2। मीन्स हमारी एक ऐसे मोलिक्यूल होते हैं डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं पोलर वाले, उनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वो कोइंसाइड नहीं करती है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर नहीं जाती है। तो उसमें क्या होता है हमारा कुछ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी जो वैल्यू आती है P=Q2L। उसमें क्या होता है हमारा ये उनकी वजह से इसमें क्या एक तरह से पोलैरिटी बनी रहती है, मीन्स थोड़ा पॉजिटिव भी अलग रहेगा और नेगेटिव भी अलग रहेगा, कुछ तरह से दिखने में हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। मीन्स व्हेन अ पोलर मोलिक्यूल इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला डायग्राम आता है इसमें क्या होता है हमारी वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो वहां पर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव अलग से हमारे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो हमारा क्या हो जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब एक तरह से हमारी पोलैरिटी उसमें आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें होता है द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स ऑफ विच द COG ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड टू ईच अदर, द डाइपोल मोमेंट इज जीरो, फॉर एग्जांपल ग्लास, सल्फर, मीथेन, N2H2 एक्स्ट्रा। मीन्स इसमें क्या होता है इसमें डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके इसमें क्या होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वो क्या होती है वो कोइंसाइड कर जाती है, मीन्स वन के ऊपर वन चली जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर डाइपोल मूवमेंट होता है वो भी जीरो हो जाता है। अब अगर वहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया तो वहाँ पर हमारी कोई भी पोलैरिटी नहीं रहेगी, मींस कोई पॉजिटिव चार्ज और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा जो डाइलेक्ट्रिक वो हो जाता है हमारा नॉन पोलर। लेकिन जो हमारे नॉन पोलर वाले होते हैं अगर हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उनमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाता है, मीन्स वो थोड़ा बहुत जो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अलग अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से जो थोड़ा सा वो एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट को शो करने लगते हैं, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी P=XE। और इसमें हमारा जो P होता है P का मतलब तो हमें पता ही है डाइपोल मूवमेंट, और जो X का मतलब होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक सस्पेसिबिलिटी, और जो E का मतलब होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से जो हमारे नॉन पोलर है उनको भी हम किसी तरीके से कुछ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसका मतलब होता है इफ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन डाइलेक्ट्रिक द आउटर इलेक्ट्रॉन में गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एटम, दिस फिनोमेना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मीन्स अगर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसको हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वहाँ पर क्या होता है जो हमारी लास्ट वाली वैलेंस वाली शेल होती है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं पेरेंट एटम में से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। नेक्स्ट आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मीन्स जैसे हमारा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जा रहा था किसी भी मीन्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उनको रख रहे थे और वहाँ पर जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जा रहे थे, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसमें जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है एक तरीके से वो सर्वाइव कर जाए, मीन्स टॉलरेट कर जाए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को और अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सेव रखे, तो उस जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मींस जो उसका वो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको हम बोलते हैं अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जो इसकी यूनिट होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वो होती है हमारी वोल्ट पर मीटर। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटर्स। इसका मतलब होता है हमारा इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। इट इज मेड अप ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मीन्स जो कैपेसिटर्स होते हैं बेसिकली वो हमारे एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। मीन्स हमारा वो जो चार्ज है और जो एनर्जी है उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर हम जब उनकी हेल्प होती है उनको यूज़ कर लेते हैं। मीन्स अगर हमारा पीछे से कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो वो उसको स्टोर कर लेंगे, और अगर पीछे से कम आ रहा है तो उनके पास पहले से है तो उसको वो आगे पास आउट कर देंगे। मीन्स वो एक तरह से चार्ज की और एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और जब भी हेल्प मतलब जब भी नीड होती है उसको प्रोवाइड करा देते हैं। ये हमारे बेसिकली जो बनते हैं टू आइसोलेटेड कंडक्टर से हमारे बनते हैं जो कि एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कैरी करते हैं। मीन्स एक तरफ जो प्लेट होगी वो नेगेटिव की होगी, एक तरफ क्या होगी हमारी पॉजिटिव की प्लेट होगी, इन दोनों को मिलाकर हमारे बनते हैं कैपेसिटर। जैसे इनका जो सिंबल होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, टू पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके साइड साइड में हम लाइन लगा देते हैं। दो तरह के हमारे कैपेसिटर्स होते हैं, एक तो फिक्स होते हैं और एक होते हैं हमारे वेरिएबल। फिक्स कैपेसिटर मीन्स जिनकी एक फिक्स वैल्यू होगी वो इतने चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। एक होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कि वो मतलब उनकी जो वैल्यू है वो वेरिएट करती है।
सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटेंस। इसका मतलब होता है हमारा द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। इसको हम बोलते हैं अपना कैपेसिटेंस। मीन्स हमारा जो हमारा कैपेसिटर्स है वो कितना जो है चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं अपना कैपेसिटेंस। जो हमारा चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस प्रोपोर्शनल साइंस हटाने के लिए हम देते हैं अपना कॉन्स्टेंट, जो कि आ जाता है हमारा Q इज इक्वल टू EV। मीन्स Q इज इक्वल टू CV, और जो C की वैल्यू आ जाती है वहाँ पर हमारे कैपेसिटेंस की वो आ जाती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और जो हमारी C की यूनिट होती है वो होती है हमारी फैराड यूनिट होती है, उसको हम डिनोट करते हैं F से। एंड जो हमारी यूनिट आती है कैपेसिटेंस की वो आती है हमारी M-1 L-2 T4A स्क्वायर। ये हमारी आती है मीन्स आता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ 1F मीन्स डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड। इसका मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 1 यूनिट। 1 फैराड का मतलब होता है हमारा कि अगर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पर अगर 1 यूनिट हमें बढ़ाना है, मीन्स 1 यूनिट हमें चेंज करना है, तो वहाँ पर हम अपना कितना चार्ज हमें रिक्वायर होगा, तो उस चार्ज की जो कैपेसिटी है हमारे कंडक्टर की उसको हम बोलते हैं अपना 1 फैराड। और जो जैसे 1 फैराड होता है ये हमारी एक तरह से बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसको मतलब न्यूमेरिकल में या वैसे भी नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा चार्ज ये होता है। तो हम इसकी करते हैं कुछ शॉर्ट यूनिट, जैसे 1 μF इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीन्स हम इसको स्मॉल यूनिट एज अ स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं। तो हमारे कुछ रिलेशन है जैसे 1 नैनो F इज इक्वल टू 10⁻⁹F और 1 PF इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीन्स -12F। मीन्स हमारे रिलेशन होते हैं कि 1 फैराड और 1 म्यू फैराड हमारा नैनो फैराड और अपना P फैराड, ये हमारे रिलेशन होते हैं न्यूमेरिकल में भी और हम अपने रियल लाइफ में भी यही वैल्यूज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक हमारे कुछ पॉइंट आते हैं हमारे जो कैपेसिटेंस है उससे रिलेटेड। जैसे आते हैं कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स जब भी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, कैपेसिटर पर नेट चार्ज जीरो होता है वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारी पॉजिटिव वाली प्लेट होती है और उतनी ही वैल्यू की हमारी नेगेटिव वाली प्लेट होती है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऑल्सो नोन एज कंडेंसर, मीन्स हमें इसको कंडेंसर के नाम से भी हम इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। मीन्स जो कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर का मतलब तो हमें पता ही है कि स्टोरेज चार्ज को और एनर्जी को स्टोरेज करने की डिवाइस होती हैं। तो ये भी हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल शेप कैपेसिटर। ये जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर हम जिस टाइप का यूज़ करना चाहते हैं ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनका पर्पज़ जो होता है वो होता है यूज टू स्टोरेज इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो इनका यूजेस होता है वो मेनली यूज़ करते हैं इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर, जैसे हमारा फ़ैन हो गया, बेसिकली जैसे उसमें कंडेंसर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने जो कैपेसिटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। मीन्स जो एक वो चार्ज को स्टोरेज कर लेंगे, वहाँ अगर पीछे से ज़्यादा चार्ज आ रहा है उसको स्टोरेज कर लेंगे, कम आ रहा है तो अपने चार्ज को देकर, मीन्स एक तरह से हमारी ये हेल्प, हमें अपनी हेल्प करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक वैल्यू आती है हमारी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। मीन्स हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसमें हमारी कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू आती है C इज इक्वल टू 4πε0R। और जो C का मतलब तो हमारा कैपेसिटेंस 4πε0 एक हमारा कॉन्स्टेंट है और R होता है हमारा डिस्टेंस। और जो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मीन्स हमारे पास एक तरह का कैपेसिटर होता है जो कि होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और उनका चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो उसमें जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो हमारी C इज इक्वल टू ε0 A अपॉन D, इन विच जो A है वो होता है हमारा जो एरिया होता है उन दोनों के बीच में वो, और मतलब जो प्लेट्स हैं उनका एरिया, और जो D का मतलब होता है जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं D। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ नोट्स पॉइंट्स आते हैं, जैसे फॉर अदर मीडियम अदर देन एयर के ε0 इज यूज, मीन्स जैसे हमारा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ε0 A अपॉन D। तो अगर हमारा यहाँ पर एयर है तो सिंपल हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारा एयर नहीं है, कुछ अदर मीडियम है, तो हम K की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और K की वैल्यू होती है हमारी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये हमारा एक तरह से कॉन्स्टेंट होता है, हर मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है इफ डिक्रीज C इंक्रीज, मीन्स अगर जो हमारे बीच का डिस्टेंस अगर हम कुछ लिमिट तक उसको कम करेंगे तो हमारे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वो बढ़ जाएगी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अगर वहाँ पर जो एरिया है पैरेलल प्लेट का उनको बढ़ाएंगे तो जो हमारी C की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी कुछ लिमिट तक। और इसमें एक और पॉइंट आता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मीन्स कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, मीन्स इस तरीके का हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। एक साइड होती है, दो पैरेलल प्लेट है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रही है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो जा रही है। तो यहाँ पर जैसे वेक्टर E इज इक्वल टू यूनिफॉर्म एट सेंटर, मीन्स सेंटर पे क्या
आती है हमारी जैसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, और जो ई होती है वो एजिस पर हमारी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, मीन्स इधर से जैसे जैसे कर्व में जा रही है एक तरीके से, इंटरसेक्ट फिर भी नहीं करती हैं ये, ऐसा मतलब नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटरसेक्ट करके, मीन्स उनकी डायरेक्शन इधर उधर होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस जो करते हैं उनको भी एक तरह से हम जैसे कॉम्बिनेशन करते हैं इन सीरीज, और हमारा जो पैरेलल होता है बिल्कुल उसका उल्टा होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मीन्स जैसा उसमें सीरीज में होता था यहाँ पर पैरेलल में होता है, और जैसा यहाँ पर वहाँ पर पैरेलल में होता था यहाँ पर सीरीज में होता है। जैसे सबसे पहले हम जो कैपेसिटर्स हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं अपना सीरीज में। ईच कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज, और जो सारे कैपेसिटर होते हैं वो मान लो उनका हमारा सेम चार्ज है, तो वहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है टोटल कैपेसिटेंस की वो आ जाती है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 डैश डैश, जितने भी हमारे कैपेसिटर्स हैं उनका रेसिप्रोकल करके हम उनको ऐड कर देते हैं। इसमें आ जाता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर इन सीरीज इज लेस देन दैट ऑफ आइदर। मींस जो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है टू कैपेसिटर का सीरीज में, वो हमारा हमेशा लेस आता है कि उन दोनों की एक सिंगल वैल्यू से भी। नेक्स्ट आता है अगर हम उन दोनों को पैरेलल में ज्वाइन करें तो वहां पर क्या होता है, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c डैश, जहां तक भी हमारे कितने भी कैपेसिटर्स हैं हम उनको सिंपली न्यूमेरिकली प्लस कर देते हैं। और इसमें क्या आता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज मोर, मींस जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है सी की वैल्यू वो हमारी जो इंडिविजुअल है उनसे भी ज़्यादा आती है। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एंड जो हमारी कैपेसिटर है मेनली वो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इन विच जो U है वो एनर्जी, C हमारा कैपेसिटेंस, V हमारा पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकलते हैं, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एक और फॉर्मूला आता है U इज इक्वल टू हाफ QV और U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी। इन जितने भी हमारे फॉर्मूले सारे तीनों एक ही फॉर्मूले, बस वैल्यू को डिफरेंट हमने किया है। किसी भी फॉर्मूले को हम यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी वैल्यू मतलब एनर्जी स्टोर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन सीरीज, मीन सीरीज में हमारी कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो उसको हम सिंपली निकाल सकते हैं US इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर जो कैपेसिटेंस है उसका टोटल सम रख देंगे। और पैरेलल में भी हम यही करेंगे, पैरेलल में क्या करेंगे, एनर्जी इन पैरेलल में करेंगे V स्क्वायर अपॉन 2 की मल्टीप्लाई, जितने भी हमारे टोटल कैपेसिटेंस है उनका इंडिविजुअल सम करके उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी डेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। इसका मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, मींस हमारी कितनी एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, उसको हम बोलते हैं अपनी एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। इसकी वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इन विच एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है हमारा कांस्टेंट है, और ई का मतलब होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी यूनिट आती है वो आती है हमारी जूल पर मीटर क्यूब, और जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा ml-1 T-2। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एंड एक्सटर्नल फील्ड्स, मींस हमारी जो एक्सटर्नल फील्ड्स होती हैं उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज की वो कितनी होती है, वो होती है हमारी K इज इक्वल टू QV, इन विच जो K है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी, V हमें पता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ कंडक्टर, मींस जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, जैसे नेट चार्ज इन अ इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, जो भी हमारा कंडक्टर होगा उसके जो अंदर का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमारा नेट चार्ज वो जीरो होगा। नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, मींस अगर कोई चार्ज ही नहीं अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होने की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मींस जैसे हमारा कोई भी सरफेस होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो चार्ज होता है वो कंडक्टर की हमेशा सरफेस पर ही रहता है, उसके अंदर नहीं जाता है। मींस नेक्स्ट आता है हमारा, मींस जो चार्ज है वो हमारा रिसाइड्स करेगा ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर, मींस जो हमारा कोई कंडक्टर है कोई स्फेरिकल है उसके जो अंदर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होता है वो हमेशा हमारा जो पूरा ओवरऑल स्फीयर है उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा ही है। इसका मतलब होता है द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फॉर एग्जांपल आउटर केस ऑफ अ ग्राफ जनरेटर कम्युनिकेशन केबल्स एक्स्ट्रा, मीन्स हमारा ये एक तरह से मेथड होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनसे जो हमारी कुछ ऑब्जेक्ट हैं कुछ चीज़ें हैं उनको बचाने का। जैसे हम यूज़ करते हैं ग्राफ जनरेटर को यूज़ करते हैं, और जो हमारी कम्युनिकेशन केबल्स होती है उनके ऊपर भी हम क्या एक तरह से कोटिंग वोटिंग करते हैं, मीन्स उसे हम एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से बचाते हैं, मींस उनमें डैमेज ना हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल, मींस हमारे पास कोई चार्ज है कि उनका कोई पोटेंशियल है वो हमारे सेपरेटली रखे हैं, अगर हम उनको मिक्स कर दें और फिर सेपरेट करें तो उनमें जो पोटेंशियल है या उनकी चार्ज की वैल्यू है वो कैसी हो जाती है। जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे पास दो स्फेरिकल बॉल है, उनका Q1 Q2 चार्ज है, मींस अलग अलग चार्ज है। C1 और C2 उनकी कोई कैपेसिटेंस है, मींस C1 फर्स्ट वाले की और C2 सेकेंड वाले की
कैपेसिटेंस है, और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक का V1 है, एक का V2 है। ये होता है हमारा बिफोर कनेक्शन, मीन्स कनेक्शन हमने अभी दोनों में कुछ नहीं कर रखा, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, तो इनकी ये वैल्यू आती है। अब हम क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू दोनों स्फेयर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, हमारा जो वहाँ पर पोटेंशियल होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है। जो चार्ज की वैल्यू है वो कुछ नई चार्ज की वैल्यू आ जाती है, और जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो तो हमारा C1 C2 जो दोनों की वैल्यू थी वही रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा V की वैल्यू आती है, मीन्स जो दोनों में पोटेंशियल बन जाता है वो आता है हमारा V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं जो हमारा नेट पोटेंशियल आ जाता है उसकी वैल्यू। मीन्स जैसे हमारे पहले दो स्फेयर से कुछ कनेक्शन नहीं था, बाद में कनेक्शन करने के बाद हमारा जो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई कॉमन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉस इन एनर्जी, मीन्स जैसे पहले हमारे कुछ एनर्जी होगी, बाद में हमारी अगर ज्वाइन करेंगे तो कुछ एनर्जी आ जाएगी, तो वहाँ पर हमारा जो एनर्जी में कुछ लॉस होता है, वो एनर्जी में लॉस होता है हमारा। जैसे पहले एनर्जी होती है हमारी U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। सिंपली हमने जैसे हमारे पहले फॉर्मूले किए थे, हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वही हमने यूज़ किया है। फिर आफ्टर क्या होता है, हमारा आफ्टर हो जाता है, जैसे आफ्टर में हमें पता है V की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी इक्वल हो जाती है। तो U2 इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये हमारी जो ज्वाइनिंग करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है एनर्जी की वो आ जाती है। और यहाँ पर हम निकाल सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। मीन्स जो हमारा नेट एनर्जी का चेंज आता है वो आता है हमारा C1 अप C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अपना नेट एनर्जी चेंज। और जो हमारा हीट का चेंज होता है मीन्स H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसकी इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद हम जो वहाँ पर हीट एक्सचेंज हुई है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन अ कैपेसिटर्स। सो नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मीन्स जैसे हमारा जो पहले जो कैपेसिटेंस था पैरेलल प्लेट, सिंपली उसका आ रहा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन इस बार की हमने क्या किया, जो उनके पैरेलल प्लेट होती है उनके बीच का जो जो स्पेस बनता है वहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, जिसकी जो मतलब वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक वैल्यू वो K है। तो वहाँ पर जो कैपेसिटेंस हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, न्यू कैपेसिटेंस की, वो आएगी हमारी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इन विच जो हमारा D है, स्मॉल d, वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स, और जो T है, T हमारी थिकनेस ऑफ द स्लैब, मीन्स जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है उसकी थिकनेस, और K का मतलब है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और A का मतलब तो हमें पता ही है एरिया ऑफ द प्लेट। इसमें हमारे आते हैं थ्री केसेस ऐसे आते हैं, जैसे अगर हमारी जो थिकनेस है वो हमारे D के इक्वल हो जाए, मीन्स जो हमारी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो हमारे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स के इक्वल हो जाए, तो वहाँ पर जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू के अपॉन डी। मीन्स जैसे D और हम जो TH की वैल्यू अगर D रख दे तो कुछ जो अगर इसी फॉर्मूले को सोल्व करें तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है अगर T जो थिकनेस है वो 0 हो, तो वहाँ पर सिंपली अगर थिकनेस 0 है मीन्स वहाँ पर कुछ भी नहीं रखा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नेक्स्ट आता है पुटिंग अ मेटल शीट बिटवीन देम। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह वहाँ पर एक मेटल शीट रख दें तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो है लेकिन वो एक तरह से मेटल की शीट है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। और जो हमारा K वाली वैल्यू है T अपॉन K वो हट जाएगी, क्योंकि जो मेटल का K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल के लिए, वो क्या होता है, इन्फिनिटी, और यहाँ पर इन्फिनिटी रखने की वजह से वो वैल्यू हट जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कैपेसिटेंस से हमारे रिलेटेड होते हैं। जैसे कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। एंड सेकंड पॉइंट आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर्स C व्हेन ज्वाइन पैरेलल। मीन्स अगर पैरेलल में हम C जो n कैपेसिटर्स को ज्वाइन करें, हर एक की वैल्यू C आए, तो वहाँ पर जो C इक्विवेलेंट आता है, जो टोटल वैल्यू आती है कैपेसिटेंस की वो आती है NC। मीन्स अगर हर एक की वैल्यू C है और उनको n से उसको सिंपली जितने भी कैपेसिटेंस लगाए उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है। और CD ये होता है हमारा पैरेलल में, अगर सीरीज में निकालनी है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C अपॉन N। सो ये सब कुछ आता है हमारा कैपेसिटेंस से रिलेटेड। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 3rd of class 11 chapter 2nd of class 12th physics, that is electrostatic potential and capacitance। मेनली दो ही टॉपिक हमारे थे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उन दोनों के सभी टॉपिक्स को जो भी जितने भी उसमें हमारा टॉपिक्स बनते हैं उन सभी को हमने इसमें कवर कर लिया। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना, और हाँ अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मीन्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये वीडियो अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल है, मीन्स आप उनको नीड हो सकती है, उनको भी शेयर करना है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।